हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास का एक चौथा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में और मध्यकाल के कुछ राजवंशों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मध्यकाल के कुछ राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो राजवंश हैं उनके बारे में, जिनमें राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश और बघेल वंश। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता, किंतु कुछ 2-3 फैक्ट्स आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि इस वंश का संस्थापक हुआ दंती दुर्ग, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और इस वंश ने 7वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों जैसे कि बैतूल हो गया और अमरावती, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र है, और मान्यखेत पर शासन किया। मान्यखेत इनकी प्रमुख राजधानी रही है राष्ट्रकूट वंश की। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मान्यखेत। इसके बारे में इतना ही। अब आगे हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश राष्ट्रकूट वंश के ही एक सामंत थे। उन्होंने इनकी स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की थी। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुए, जिनकी जो समय अवधि है वह 730 ईस्वी से 756 ईस्वी के बीच है। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने मालवा में शासन किया। तो ये पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा। और इस वंश का काफ़ी प्रतापी शासक था ये नागभट्ट प्रथम। और इसकी और एक उपलब्धि है कि इसने अरबों के आक्रमण, उस समय 7वीं शताब्दी के बाद अरबों के आक्रमण भारत में स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत से होते हैं। तो इसने अरबों के आक्रमण को विफल भी किया है। इसमें से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, आगे आप मध्यकाल के इतिहास में जब देखेंगे तो उसके बारे में इनके बारे में विस्तार से देख पाएंगे। इसके अलावा मिहिर भोज जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसकी समय अवधि है कालावधि 836 ईस्वी से 885 ईस्वी। और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी भी इम्पोर्टेंट है। कन्नौज वर्तमान में यूपी के बांदा जिले में आती है और इसने आदि वरा की उपाधि लिया था। मिहिर भोज के बारे में जानकारी हमें पेहवा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का एक शासक जयपाल भी हुआ। जयपाल वही शासक है जिसे महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया था, तब इस वंश के शासक जयपाल को हराया था। और इस वंश का अंतिम शासक हुआ राज्यपाल, जिसे 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पराजित किया और इस वंश का अंत कर दिया। महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था, अरबी आक्रमणकारी था, जिसका उद्देश्य भारत में धन लूटना था। वह लगभग 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण करता है और भारी मात्रा में यहाँ से धन को लूट कर ले जाता है। 1025 में वह गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और भारी मात्रा में धन को ले जाता है। इस प्रकार इस वंश का अंत 1018 ईस्वी में हो गया। अब हम बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश, ये सारे वंश जो है, परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, उस समय अलग अलग क्षेत्रों में उदय हो रहे थे। ये राजपूत वंश भी कहा जाता है इसे। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ करने पर इन वंशों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से राष्ट्रकूट वंश हो गए, परमार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, इन वंशों की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी माना जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज को माना गया है। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ सिमुक या श्रीहर्ष। उसके बाद मुंज इस वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसकी जो अवधि है 973 ईस्वी से 995 ईस्वी के बीच रही है। मुंज के बाद जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वे राजा भोज हैं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मुंज के बाद सिंधुराज हुआ उनका छोटा भाई, वह
994 से 1010 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके बाद 1010 ईस्वी से 1056 ईस्वी तक राजा भोज का शासन आता है, जो कि सबसे लंबा शासन इन्हीं का रहता है। इन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया, चेंज किया और धार को अपनी राजधानी बनाया, जो कि राजा भोज ने उज्जैन से अब धार को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज एक महान विद्वान भी हुए, बहुत पराक्रमी शासक होने के साथ साथ ये महान विद्वान राजा भी हुए। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए, जिनमें से भोजताल का निर्माण करवाया भोपाल में, जो कि बड़ी झील के नाम से जाना जाता है और भोपाल का नाम भी भोजताल ही था प्राचीन में। इसके अलावा सरस्वती मंदिर की स्थापना करवाया धार में। भोज मंदिर, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, क्योंकि भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना भी करवाया, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाया था इन्होंने धार नगरी में। इनकी प्रमुख रचनाओं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 15 से 20 ग्रंथों की रचना किया, जिसमें से कुछ नाटक हैं और जो अलग अलग विषयों पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, जिसमें से सम्रांगण सूत्रधार है, जो कि वास्तुकला पर इन्होंने लिखी। सरस्वती कंठाभरण संगीत की एक पुस्तक है। इसके अतिरिक्त राजा मार्तंड, योग सूत्रवती, विद्या विनोद, चारु चर्चा एवं युक्ति कल्पत्रु इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस वंश के राजा जयसिंह को हराकर गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम एवं कलचुरी वंश के शासक कर्ण ने मालवा को हथिया लिया था। मालवा उस समय का एक शुरू से ही काफ़ी समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, इसलिए इस पर अधिकांश आक्रमण होते रहे हैं। बाद में मालवा पर आक्रमण देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में आपको। अब हम बात करते हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकलवे, जो कि एक्चुअली कलचुरी वंश जो हुआ उसके दो प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं भारत के, मध्य भारत और उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में कर्नाटक के आसपास इन वंशों का शासन हुआ और उत्तरी भारत में बुंदेलखंड, त्रिपुरी और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। तो आज जो कोकल है वो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश है इनके संस्थापक हुए। इनके प्रमुख क्षेत्र थे महिष्मती में इन्होंने त्रिपुर से पहले महिष्मती में इन्होंने अपना शासन किया था, किंतु बाद में वे त्रिपुरी चले गए और त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किया कोकल के द्वारा। इनका शासनकाल जो है महिष्मती एवं त्रिपुरी पर 550 से 1740 तक रहता है। प्रमुख शासकों की बात की जाए तो इनके प्रमुख शासक रहे हैं कृष्णराज, शंकरगण एवं बुद्धराज। बुद्धराज जो इस वंश के शासक हुए, उसे चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर महिष्मती पर अधिकार कर लिया। तब इन्हें महिष्मती को छोड़कर जाना पड़ा और बाद में त्रिपुरी में कलचुरी वंश की इन्होंने स्थापना किया। तो त्रिपुरी को अपनी इन्होंने राजधानी बनाया, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर याद रखें। अब हम बात करते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश भी एक राजपूत वंश था और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरह ही ये भी राजपूत वंशों के सामंत थे शुरू में, बाद में इन्होंने स्वतंत्र राज्य बना लिया। तो इस वंश के संस्थापक नन्नुक हुए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका समय 831 ईस्वी के बाद ईस्वी में इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना किया। इनकी प्रारंभिक राजधानी महोबा थी, जो कि बुंदेलखंड के पास का क्षेत्र है और खजुराहो के आसपास। बाद में इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और राजा धंगदेव, जो कि इस वंश के सबसे महान शासक हुए, उन्हीं के द्वारा ये राजधानी परिवर्तित की जाती है। इस वंश के प्रमुख शासक हुए यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, कीर्तिदेव, परमार्दी देव। इस वंश के अंतिम शासक हुए परमार्दी देव और यशोवर्मन पहला शक्तिशाली शासक हुआ इस वंश का। और कालिंजर के किले का निर्माण भी चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा ही किया गया था। धंगदेव और विद्याधर काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए इस वंश के। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे विष्णु की प्रतिमा छीन ली थी और इसी विष्णु की प्रतिमा को उन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवाया।
यशोवर्मन का जो पुत्र था धंगदेव, इसका शासन 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी में हुआ। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने खजुराहो में कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाए, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर 999 ईस्वी में, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर भी बनवाया। इसके अलावा एक जैन मंदिर भी इन्होंने बनवाया। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंगा यमुना संगम पर समाधि ले ली, जल समाधि भी ले ली थी। इस प्रकार इस वंश का एक काफ़ी महान शासक हुआ धंगदेव। और इसके जो स्थापत्य कला के बारे में भी काफ़ी विकास हुआ इस काल में। विद्याधर इनके बाद इनका जो शासन है विद्याधर संभालता है। और विद्याधर का जो शासन है 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी के बीच होता है, जिसमें महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक इन्होंने प्रतिरोध किया विद्याधर ने। और विद्याधर ने काफ़ी हद तक अरब आक्रमण को विफल रोके रखा। इससे पता चलता है कि यह इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसके बाद कीर्तिवर्मन शासक हुआ इस वंश का, जिन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण करवाया। इसके बाद अंतिम शासक हुआ परमार्दी देव। इसकी कालावधि थी 1066 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक। और इसके काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसके जो दो सेनापति थे, महान सेनापति थे आला उदल थे, और इन्हीं के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है इन्हीं के शासनकाल में, परमार्दी देव के शासन में। और इनके विरुद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए ये दो महान सेना नायक थे, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनकी जानकारी पृथ्वीराज राजो, आलाखंड और मदनपुर लेख से प्राप्त होती है। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार करने के बाद इस वंश का शासन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चंदेल वंश जो है एक महत्वपूर्ण वंश है। और खजुराहो के मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस वंश की देन है। और कालिंजर का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। अब हम बात करते हैं तोमर वंश की। तोमर वंश जो है इसकी भी अलग अलग शाखाएं हुई, जिनमें से ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किया वीर सिंह तोमर ने 14वीं शताब्दी में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किया। इस वंश के जो राजा थे सूरज सेन, उन्होंने ग्वालियर का मजबूत किला बनाया, जिसे किलों का रत्न या किलों का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सास बहू का मंदिर और गुजरी महल, इसका निर्माण मान सिंह तोमर ने कराया, जो इनके बाद के शासक हुए। और अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य को इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक थे, उन्होंने हरा करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया बाद में। इस प्रकार तोमर वंश का शासन समाप्त हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली नगर की स्थापना आनंदपाल सिंह तोमर ने किया था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के वंशज थे तोमर वंश जो थे, पांडवों के वंशज भी इन्हें माना जाता है। अब बात करते हैं बघेल वंश की। बघेल वंश का शासन मध्य प्रदेश में रीवा जो क्षेत्र है उसके आसपास देखने को मिलता है। इस वंश के प्रमुख शासक हुए राजा रामचंद्र, जिनके दरबार में महान संगीतकार तानसेन रहते थे, और जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर ने बाद में अपने दरबार में बुला लिया और अपने नवरत्नों में शामिल किया। और बाद में 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हमने आज प्रमुख वंशों के बारे में डिस्कस किया, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश के मध्यकाल तक के वंशों को हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के जो संघर्ष हुए उनके बारे में हम देखेंगे। और इसी प्रकार आप हमारी वीडियोस के चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।